जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्जाम कंडक्ट होती है उसमें एमपीपीएससी से लेके एक कांस्टेबल के एग्जाम तक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी का। अगर हम इसे बायोलॉजी में देखें तो वो है आपका कोशिका। आपने इसके अलावा भी कोशिका पढ़ा होगा या बच्चे कोई पहली बार पढ़ रहे होंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है? अगर मैं कोई पुस्तक खोलता हूं तो मैं कोशिका की डेफिनेशन लिखता हूं कि कोशिका जीवन की मूलभूत कार्यात्मक एवं जीवात्मक इकाई है। यहाँ और मूलभूत इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, यानी कि मेन फंक्शनल यूनिट है बॉडी की या हमारी लाइफ की। कोशिका, आपने कोशिका के बारे में पढ़ा होगा। कोशिका कैसे है अगर हम बात करते हैं तो कोशिका मिलकर क्या बनाती है? तो सेल जो मिलती है और मिलकर बनाती है आपकी टिश्यू, जिसे आप क्या बोलते हो? उत्तक बोलते हो हिंदी में। आराम से बोलेंगे। कोशिका आपने टॉपिक डाला, फिर आपने लिखा कोशिका जीवन की मूलभूत कार्यात्मक रचनात्मक जीवात्मक इकाई है। अगर यह स्लाइड होती तो वो लिखा होता तो आप उसको देख के लिख लेते, पर यहां आप आराम से इसको सुनो कि जिसने भी पॉइंट लिखा होगा क्यों लिखा। कोशिका जीवन की मूलभूत कार्यात्मक जीवात्मक रचनात्मक इकाई है, यानी एक मेन यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है बॉडी की। कोशिका मिलकर किसको बनाती है? टिश्यू, यानी कि उत्तक को बनाती है। और उत्तक मिलकर किसको बनाते हैं दोस्तों? तो वो बनाते हैं आपके अंगों की संरचना करते हैं, अंग बनाते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। यहां पर ऑर्गन लिख देता हूं मैं। उत्तक मिलकर क्या बना रहे हैं? आपके ऑर्गन्स बना रहे हैं। अंगों का संपूर्ण प्रक्रम, जब अंग कार्य करते हैं तो फिर क्या बनता है दोस्तों? फिर बनता है तंत्र बनता है, यानी कि आप बोल सकते हैं पर इसको सिस्टम। बिल्कुल शानदार तरीके से। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, रचनात्मक इकाई है। कोशिका मिलकर दो या दो से अधिक कोशिका मिलकर उत्तक या टिश्यू का निर्माण करती है और टिश्यू मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। अंगों का संपूर्ण प्रक्रम क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है, यानी सिस्टम कहलाता है। और दोस्तों आपको पता होगा कि सिस्टम ही हमारे बॉडी की आधारभूत संरचना है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। स्केलेटन सिस्टम, उसके बाद में हम बोलेंगे ब्लड सिस्टम, जो भी हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, ये पूरा सिस्टम पर ही हमारा पूरा बॉडी बेस्ड है। कोई भी सिस्टम होगा, अगर आप देखो कंकाल तंत्र, आपका श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तो ये पूरी सिस्टम पर ही हमारा क्या है? बॉडी बेस्ड है। मैंने क्या बोला यहां पर? मैंने डेफिनेशन बोली, आप उसको ध्यान से ना। कोशिका जीवन की मूलभूत कार्यात्मक रचनात्मक इकाई है। दो या दो से अधिक कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, अंगों का संपूर्ण प्रक्रम तंत्र कहलाता है। और तंत्र ही हमारी बॉडी, एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी बॉडी हमारी सिस्टम के रूप में कार्य कर रही है। अब यहां पर हम बोलते हैं कि सर कोशिका की जो पूरी रूपरेखा तो आपने हमको बता दी, डेफिनेशन बोल दिया आपने। अगर हमको लिखना होगा तो हमारी बुक में हम लिख सकते हैं कोशिका जीवन की मूलभूत कार्यात्मक रचनात्मक इकाई है। दो या दो से अधिक कोशिका मिलकर उत्तक अंग उत्तक का निर्माण करता है और उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो अंगों का निर्माण करते हैं। अंगों का संपूर्ण प्रक्रम क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है। पर दोस्तों इस कोशिका की खोज किसने करी? तो यहां पर मैंने आपके सामने एक सन लिखा हुआ है 1665 1665। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज करी गई। अब आपने देखा होगा हमेशा कि आपने जो मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा, उसकी जो संरचना होती है उस संरचना को बोलते हैं दोस्तों हेक्सागोलेन। क्या बोलते हैं उसको? हेक्सागोलेन। 1665 में जो आपके रॉबर्ट हुक थे, क्या बोल रहा हूं मैं? 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा एक कार्क के पतले टुकड़े, कार्क एक पौधा होता है या आप लकड़ी समझ लो, उसके पतले टुकड़े का परीक्षण किया गया। वो ध्यान से समझना आप। रॉबर्ट हुक के द्वारा कार्क के पतले टुकड़े का परीक्षण किया गया और उन्हें उसमें क्या दिखा? उन्हें उसमें हेक्सागोलेन यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान एक आकृति दिखी। उस आकृति को नाम क्या दिया? हेक्सागोलेन उसको नाम दिया गया। बाद में उसका नाम क्या दे दिया गया? बाद में उसका नाम दे दिया गया सेल
यानी आप उसे बोलते हो कोशिका। आप उसे क्या बोलते हो? कोशिका बोलते हो। और दोस्तों ये जो कोशिका की खोज करी थी ये डेड सेल थी, यानी कि ये एक प्रकार से कौन सी कोशिका थी? ये आपकी मृत कोशिका थी। ये आपकी कौन सी कोशिका थी? ये आपकी मृत कोशिका। मैं क्या बोल रहा हूं, अभी इसको ध्यान समझो। ये मैंने आपके सामने कोशिका का डायग्राम बनाया, उसके आप मैं बोल रहा हूं कि कोशिका जीवन की मूलभूत कार्यात्मक रचनात्मक इकाई है। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, अंगों का संपूर्ण प्रक्रम तंत्र कहलाता है और हमारा पूरा बॉडी तंत्र पर डिपेंड या आधारित है। अब बात करते हैं सर कोशिका की खोज किसने करी? तो मैंने आपके सामने लिखा है कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। आपके द्वारा स्वयं के बनाए सूक्ष्मदर्शी, इन्होंने खुद ने अपना एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, स्वयं के बनाए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कार्क के पतले टुकड़े का परीक्षण करके मृत कोशिका की खोज करी। अरे मृत जीवित छोड़ो, सबसे पहले खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। तो भैया ये बताइए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कोशिका विज्ञान का जनक, रॉबर्ट हुक को बोला जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मैंने यहां पे बोल दी है कि भले ही मृत कोशिका की खोज करी पर रॉबर्ट हुक को क्या बोला हमने? कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया 1665 में, क्योंकि इसने खोज कर दी, मृत कोशिका की खोज करी। और इसने उस आकृति को नाम क्या दिया? इसने उस आकृति को नाम दिया हेक्सागोलेन आकृति। क्या नाम दिया? हेक्सागोलेन, जो बाद में क्या कहलाई? सेल कहलाई। या फिर अपन ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं, एसएससी में साथ पूछा भी गया था कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस आकृति को क्या बोला जाता है? हेक्सागोलेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? हेक्सागोलेन। तो यहां पर आप समझ गए कि हाँ सर कोशिका के बारे में हम दो तीन चीजें समझ गए कि कोशिका की खोज किसने करी है? 1665 में करी है रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब आता है आपका एंटोनी ल्यूवेनहॉक। अगर हम बात करते हैं यहां पे तो इसको मैं मिटा देता हूं, रफ कर देता हूं। अब आता है 1665, तो हो गया है आपका 1674 एंटोनी ल्यूवेनहॉक। क्या लिखा मैंने यहां पे? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1674 में तालाब के पानी का परीक्षण किया। किसका परीक्षण किया? तालाब के पानी का इन्होंने परीक्षण किया और खोज कर डाली जीवित कोशिका की। की खोज कर डाली इन्होंने कर दी जीवित कोशिका की खोज कर दी। मैंने दो तीन प्रश्न बोले आपके सामने। सबसे मेन चीज, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। कब करी? 1665 में। 1674 में एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने खोज करी जीवित कोशिका की। कब करी? 1674 में। इन्हें जीवित कोशिका या एक कोशिका का जनक कहा जाता है। अगर आपके सामने आ गया कि बताइए हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, या आपके सामने आ गया जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जीवाणु विज्ञान का जनक भी एंटोनी ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। बिल्कुल आराम से मैंने एक एक पॉइंट आपके सामने मैं दर्शा रहा हूं। अगर आपके प्रश्न एग्जाम में आ गया कि बताइए जो जीवित कोशिका की खोज किसने करी, तो आप बोल दोगे जीवित कोशिका की खोज करी है एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। यह प्रश्न आ गया कि बताइए जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जीवाणु विज्ञान का जनक भी एंटोनी ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। एक कोशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वो भी एंटोनी ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि यहां पर आपके सामने जो मैंने कोशिका बनाई है, यह कोशिका क्या जंतु कोशिका है या यह पादप कोशिका है? पहले आराम से बिल्कुल धीरे से अपन जो पढ़ रहे हैं, आपने हेडिंग डाल दी कोशिका, हेडिंग लिख दी कोशिका जीवन की मूलभूत कार्यात्मक रचनात्मक इकाई है। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर उत्तक या टिश्यू का निर्माण करते हैं। उत्तक मिलकर दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और अंगों का संपूर्ण प्रक्रम तंत्र कहलाता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर आता है दोस्तों कि हमने कोशिका के बारे में चीजें जान ली कि कोशिका क्या है, इसकी खोज किसने करी। पर दोस्तों क्या मुझे आप बताइए कि कोशिका जो है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल अपन इसको धीरे पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है।
तो आपके सामने आता है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। क्या बोल रहा हूं मैं आपके सामने? कोशिका दो प्रकार की होती है। एक तो आपके सामने मैंने बोल दिया प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि किसी कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आप उसे क्या बोलोगे कि सर ये जो है ये तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और मैं आपके सामने बोलता हूं कि किसी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, तो आप बोल दोगे सर ये यूकेरियोटिक कोशिका है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है अपन, बहुत ही सिंपल। अगर मैं आपके सामने बोल दूं जीवाणुओं में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो आप बोल दोगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा मैं आपके सामने बोल दूं कि बताइए पेड़ पौधों में, पेड़ और आपके जो पौधे हैं, और दूसरा मनुष्य में यानी आप और मुझ में, बंदर में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकेरियोटिक। क्योंकि इस कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। बहुत आराम से बोलेंगे अपने। तो अगर आपके सामने आ जाए कि बताइए अविकसित कोशिका किसे कहा जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को अविकसित कोशिका कहा जाता है और यूकेरियोटिक कोशिका को विकसित कोशिका कहा जाता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बताइए यूकेरियोटिक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो आप बोलेंगे सर यूकेरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों पादप कोशिका, और दूसरी होती है दोस्तों जंतु कोशिका। यानी कि एक तो होती है आपकी प्लांट सेल और दूसरी कौन सी आती है आपकी? एक होती है आपकी प्लांट सेल होती है और दूसरी होती है आपकी एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल इज द पार्ट ऑफ यूकेरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल ये अविकसित कोशिका, इसमें प्लाज्मा झिल्ली भी अविकसित अवस्था में पाई जाती है या होती ही नहीं है, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवाणुओं में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक पाई जाती है। तो यहां पर अपन ने चीजों को ध्यान रख लिया। अब इस चीज को बिल्कुल आराम से देखो, मैं आपको ये बोल रहा हूं कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है, तो बताइए इसके अंदर पाया जाने वाला द्रव्य को क्या बोलेंगे? लाइन है, ध्यान समझना उसको। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, तो इसमें पाया जाने वाला जो द्रव होगा उसे हम जीव द्रव्य नहीं बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है कि इसके अंदर जो यहां पर पाया जाने वाला द्रव्य होगा उसे हमने क्या बोल दिया? जीव द्रव्य बोल दिया। और इसके अंदर जो आपको मैंने दर्शाया भी है, जो बिल्कुल वाटर दिख रहा होगा आपको, इसे हमने क्या बोल दिया? एक प्रकार से जीव द्रव्य बोल दिया। और इसकी खोज किसने करी है? इसकी खोज करी है पुरकिंजे ने। किसने करी है? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। इसके बारे में मैं आऊंगा मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है, फिर से मैं सारा कुछ बोल रहा हूं और आगे बढ़ते हैं फिर अपन। कोशिका जीवन की मूलभूत कार्यात्मक, रचनात्मक, जीवात्मक इकाई है। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर आपका उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। अंगों का संपूर्ण प्रक्रम तंत्र कहलाता है। बस उसके बाद में आप लिखो खोजकर्ता। 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। आपके द्वारा उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी के द्वारा परीक्षण किया गया कार्क के पतले टुकड़े का, और आपने मृत कोशिका की खोज करी। परंतु सर्वप्रथम करने के कारण रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक बोलते हैं। और अभी जो क्लास चल रही है, इस क्लास का नाम क्या है? साइटोलॉजी। अगर आपसे पूछ ले कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बोल देंगे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो यहां पर ये समझ में आ गई हमको क्या क्या पॉइंट होते हैं, एक एक पॉइंट हमने समझ लिया यहाँ पे। फिर आता है 1674 यानी 1674, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी में परीक्षण किया और आपने जीवित कोशिका की खोज कर दी। तो ये प्रश्न हमेशा ध्यान रखना, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। मृत कोशिका की कौन है? रॉबर्ट हुक। परंतु पहले करने के कारण जिसने मृत कोशिका की खोज करी रॉबर्ट हुक ने, उसे कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया। सिंपल सी बात है। अब अगला पॉइंट 1838 और 1839 में, 1838 में और 1839 में यहां पर दो वैज्ञानिक आते हैं, स्लाइडेन और स्वान। कौन से वैज्ञानिक आते हैं दोस्तों?
अगर मैं आपके सामने बोलता हूं 1838 और 1839 में आपके पास दो वैज्ञानिक आते हैं, 1838 और ये 1839। इसका नाम है स्लाइडेन और इसका नाम है स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये बहुत आईएमपी है। 1838 एवं 1839 में क्रमशः स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कोशिका का सिद्धांत दिया गया। क्या सिद्धांत दिया गया? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, रचनात्मक इकाई है एवं प्रत्येक कोशिका का जन्म पूर्व निर्मित कोशिका से हुआ है। यह हमको किसने बतलाया? यह स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि कोशिका जीवन की मूलभूत कार्यात्मक रचनात्मक इकाई है और प्रत्येक कोशिका का जन्म पूर्व निर्मित कोशिका से हुआ है। यह थ्योरी दी स्लाइडेन ने और स्वान ने। स्लाइडेन ने 1838, स्वान ने 1839 में, दोनों की सम्मिलित थ्योरी हम पढ़ते हैं। ये स्लाइडेन और स्वान थ्योरी अबाउट कोशिका यानी कि सेल के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में आता है दोस्तों, ध्यान देना इस पे, रुडोल्फ विर्चो। क्या बोल रहा हूं मैं? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो यह बोलते हैं अमोनिस सेल्यूलोस ई सेल्यूलोस। क्या लिखा मैंने? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा एक ग्रीक भाषा में थ्योरी दी गई। एक ग्रीक भाषा में थ्योरी दी गई, लिख देता हूं मैं यहां पे, ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा में एक थ्योरी दी गई और थ्योरी का नाम क्या है? अमोनिस सेल्यूलोस ई सेल्यूलोस, अर्थात प्रत्येक कोशिका का जन्म पूर्व निर्मित कोशिका से हुआ है। ये किसने बोला? रुडोल्फ विर्चो ने बोला है। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। रुडोल्फ विर्चो ने एक थ्योरी दी ग्रीक भाषा में, अमोनिस सेल्यूलोस ई सेल्यूलोस, अर्थात प्रत्येक कोशिका का जन्म पूर्व निर्मित कोशिका से हुआ है। सिंपल सी बात है। स्लाइडेन और स्वान के बाद अपन ने इसके ऊपर डिस्कस कर लिया है और इसको पढ़ लिया है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक मैंने आप लोगों को बता दी है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात होती है कोशिका की। तो भैया जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका होती है। ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है, ये सेल कौन सा है? ये आपका एनिमल सेल, ये प्लांट सेल है। कौन सा सेल है ये आपका प्लांट सेल है। सिंपल सी बात है, यानी ये आपकी पादप कोशिका है। क्यों पादप कोशिका है दोस्तों? आप देखिए अंतर क्या है इसके अंदर ना। ये जो दीवारें बनी हुई है, ये क्या बनी हुई है? दीवारें बनी हुई है। और सिंपल सी बात है कि ये जो दीवारें हैं ये सिर्फ आपको प्लांट सेल के अंदर मिलेगी, ये आपको जंतु कोशिका के अंदर नहीं मिलेगी। कोशिका भित्ति क्या कार्य करती है? अगर आपके एग्जाम में सिंपल सा आ जाए कि जो आपकी सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल क्या कार्य करती है? सिंपल सी बात है, सेल वॉल क्या कार्य करती है तो ये बताइए। तापमान को नियंत्रण करना, उसके बाद दाब से रक्षा करना, दाब से एक प्रकार से रक्षा करना, या किसी भी प्रकार की भारी आघातों से कोशिका की रक्षा करना, ये सभी कार्य होते हैं दोस्तों आपके सेल वॉल यानी कि प्लांट, एक प्रकार से कोशिका भित्ति के सभी कार्य होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोल दिया। तो दोस्तों प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, और एनिमल सेल में तो नहीं पाई जाती है। तो एनिमल सेल में ये सारे कार्य कौन करता है? तापमान को नियंत्रित करना, दाब से सुरक्षा प्रदान करना, भारी आघातों से एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करना, ये कौन करता है? दूसरी बात है कि जो सेल वॉल होती है इसकी एक प्रकृति होती है, ये पारगम्य होती है। पारगम्य होती है यानी कि ये एक प्रकार से सभी
जो भी पदार्थ होते हैं उसका आदान प्रदान करती है, पूरे रूप से करती है। सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर मैं आपके सामने बात बोलूं कि जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, पहली बात तो सेल वॉल किसमें पाई जाती है, तो ये प्लांट सेल में पाई जाती है। कार्य क्या करती है, तो तापमान को नियंत्रित करती है, दाब से रक्षा करती है, बाहरी आघातों से कोशिका की रक्षा करती है। दूसरा, ये पारगम्य होती है, यानी पदार्थों का पूरी तरीके से आदान प्रदान करती है, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये पारगम्य होती है। पर ये बताइए कि ये तो होती है प्लांट सेल, कोशिका, प्लांट सेल जो कोशिका भित्ति जो होती है प्लांट सेल के अंदर होती है, तो एनिमल सेल के अंदर ये सभी कार्य कौन करता है, तो वो दोस्तों करता है कोशिका झिल्ली। कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं उसको, कोशिका झिल्ली को आराम तरीके से पढ़ेंगे। ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है ये कौन सा है, ये प्लांट सेल है। सिंपल सी बात है। अगर मैं इन दीवारों को हटा दूं और यहां पर मैं आपके सामने ऐसी झिल्लियां बना देता हूं, ऐसी झिल्ली बना दूंगा, तो बताइए दोस्तों ये पूरी गोलाकार होगी। अगर ये पूरी गोल बन जाए तो ये कौन सी सेल हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी प्लांट सेल हो जाएगी, सॉरी ये एनिमल सेल हो जाएगी। यानी एनिमल सेल के अंदर उसकी भारी आघातों से बचाना, तापमान को नियंत्रित करना, दाब से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है दोस्तों कोशिका झिल्ली का होता है। और प्लांट सेल में किसका होता है, तो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति का होता है। तो ये पूरा आप समझ गए होंगे दोस्तों। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, तो बताइए कोशिका झिल्ली की प्रकृति कौन सी होती है, तो ये एक प्रकार से दिखाया है तो ये सेमी पैराम्बल यानी कि अर्ध पारगम्य होती है। क्या होती है दोस्तों, ये अर्ध पारगम्य होती है, ये अर्ध पारगम्य होती है। ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में कि कोशिका भित्ति की प्रकृति या प्रवृत्ति कैसी होती है, तो पारगम्य होती है, और कोशिका झिल्ली की कैसी होती है, तो अर्ध पारगम्य होती है। यानी कि कुछ ही पदार्थों का आदान प्रदान करती है, सभी का नहीं करती है, कुछ का करती है, इसलिए अर्ध पारगम्य होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी स्किन मेरे ब्लड को बाहर नहीं निकाल रही है, वो जब मेरी सेल बुरी क्षतिग्रस्त हो जाएगी तब मेरा ब्लड बाहर निकलेगा, अभी वो पसीने को बाहर निकाल रही है, तो वो स्किन कैसी है, ये अर्ध पारगम्य है, कुछ चीजों को निकाल रही है। इसी चीज को आप समझिए कि मैंने बहुत आराम तरीके से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, ताकि आपको चीजें समझ में आए और बहुत आसानी से समझे। क्या पढ़ रहे हैं अपन, कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत कार्यात्मक रचनात्मक इकाई है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। आपने जिस कोशिका की खोज करी वह मृत कोशिका थी, परंतु सर्वप्रथम करने के कारण आपको कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया। फिर आता है 1674, कोशिका की खोज, जो जीवित कोशिका की खोज है वो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने करी। आपके द्वारा जिस कोशिका की खोज की गई वो जीवित कोशिका थी। आपको जो एंटोनी ल्यूवेनहॉक है उसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। फिर 1838 में मैं आपके सामने स्लाइडन को ले आया, 1839 में आपको स्वान को लेकर आया, उनसे अपन लोगों ने कोशिका की थ्योरी दी। फिर मैं आपके सामने आगे आया, मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो दीवारें होती है ये प्लांट सेल में होती है या एनिमल सेल में होती है, तो आपने बोला सर ये जो दीवारें होती है ना ये होती है सर प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में अगर इन दीवारों को हटा के मैं इसे झिल्ली झिल्ली बना देता हूँ गोल गोल, तो सर ये किस में होती है, तो ये दोस्तों होती है आपके एनिमल सेल के अंदर होती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसके अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर होती है। इस प्रकार से चीजें हैं और आगे अपन इस चीज को पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको रफ करने वाला हूँ पूरा, फिर आपको मैं बताता हूँ। इसको देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ ये मेरा वो छोटा लेक्चर रहेगा इसलिए डेमो के रूप में ही रहेगा, तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको इसके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के दोस्तों अगर अपन देखें कि जो कोशिका का जो केंद्रक होता है, कोशिका केंद्रक दोस्तों, इसकी खोज किसने करी, तो अगर हम बात करते हैं कि कोशिका की खोज, जो केंद्रक की खोज होती है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई 1911, मुझे अभी सन मुझे इसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका में केंद्रक की खोज की। कोशिका के केंद्रक को क्या हम सेल ब्रेन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भैया। कोशिका का जो केंद्रक होता है
क्या हम इसे सेल ब्रेन बोल सकते हैं, यानी मस्तिष्क बोल सकते हैं कोशिका का? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या इसके अंदर डीएनए का भंडारण होता है? बिल्कुल होता है। तो अनुवांशिक पदार्थों का भंडारण किसमें पाया जाता है? तो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। इसकी खोज कब हुई? क्या किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। सिंपल सी बात है। तो ये कोशिका का केंद्रक है, इसकी खोज करी है रॉबर्ट ब्राउन ने, और इसके अंदर डीएनए की अधिकता पाई जाती है। यानी अनुवांशिक पदार्थों का भंडारण कहां पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में। कोशिका के केंद्रक को क्या हम कोशिका का ब्रेन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। कोशिका केंद्रक को हम कोशिका का ब्रेन बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से अगर अपन देखें कि कोशिका के केंद्रक की रक्षा किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी की जाती है कोशिका झिल्ली के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? कोशिका झिल्ली, जिसे आप बोलते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हो, ठीक है। ये हम इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अब और भी इसके टॉपिक है जो मैं आपको बताता रहूंगा, जैसे के अंदर इसके कोशिकांग आते हैं, अब सेल ऑर्गन्स आते हैं। सेल ऑर्गन में क्या है भैया? राइबोसोम है, लाइसोसोम है, और एक प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसका जो द्रव है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति मैंने आपको बता दी है। मैं इसको और विस्तार से पढ़ूंगा। ये तो मेरा तरीका था कि मैं इसमें भी एक ही डायग्राम बना पाया, समय के कारण मैं 2 डायग्राम बना के बहुत तरीके से और बहुत आराम से धीरे धीरे चीजें दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर अपन मिलते हैं। जय हिंद।